इसी पूरी पूरी बात को बच्चों हम रिवाइंड करते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, लेआउट बन जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो। हमने सबसे पहले समझा कि डार्विन ने किस तरीके से पूरी पूरी थ्योरी के स्केच बना के एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के पास पहुंचे। उसके बाद हमने समझा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के अकॉर्डिंग है क्या। फिर डार्विन ने बच्चों से पूरी पूरी थ्योरी को दो पॉइंट्स में की पॉइंट्स के अंदर तोड़ा, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हमने बच्चों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को समझा कि जितनी भी स्पीशीज है बच्चों वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई है, यानी कि एक सिंपलर फॉर्म से आई, और जो कि आज हमें जो दिखती है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आके कन्वर्ट हुई। क्यों कन्वर्ट हुई बच्चों? ड्यू टू मॉडिफिकेशन। फिर बच्चों हमने दूसरे की पॉइंट को पढ़ा जिसमें हमारे पास चार स्टेजेस है। उस पॉइंट का नाम बच्चों था हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। इसके अंदर हमने नेचुरल सिलेक्शन की, जैसे कि बच्चों हमें अगर कोई किसी को नेचुरली सिलेक्ट होना है और अडाप्ट करना है अपनी स्पीशी को, न्यू स्पीशीज का अराइज होना है, तो बच्चों उनको ये चार स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे दूसरे पॉइंट के। जैसे कि जिसमें सारे फेज आता है हमारे पास वर्क प्रोडक्शन, इसी तरीके से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसी तरीके से बच्चों जेनेटिक वेरिएशन होना। उसके बाद जब आपका जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है तो फिर बच्चों आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में साथ में। तो स्टूडेंट्स आज हम जो आपका चैप्टर 24 इवोल्यूशन है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले डार्विनिज्म को पढ़ा, उसके और डार्विन के सफ़र के बारे में पढ़ा जो उसने डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर किया था। तो उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी तो उसके नतीजे में, उसके ऑब्जर्वेशन के नतीजे में बच्चों डार्विन इस काबिल हुआ कि उसने एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बनाई। तो बच्चों वो कैसे बनाई, क्या सोचा उसने, क्या क्या चीज़ उसके काम आई, कैसे वो डेटा लिया, तो ये सारी बात आज हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, आज हम इस पैसेज के अंदर बच्चों पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली वो थ्योरी क्या थी, उसके की पॉइंट्स क्या थे, प्रिंसिपल क्या थे, कि एक्चुअली कहना क्या चाहता था डार्विन। अगर आपको ये सारी बातें समझ ली तो आपसे मेरी एक काइंड से रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक बने रहिए, आपकी सारी की सारी बातें मेरे इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाए के। स्टूडेंट्स जैसे कि आपके लिए मैंने सब चीज़ें हाईलाइट की हुई है आपकी बुक से, आइए आपकी बुक का पैसेज है तो इसके लिए मैं आपकी इसी बुक के पैसेज से सारी की सारी बातें डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है कि डार्विन ने बच्चों क्या किया, इवन आपको पता है कि डार्विन ने की जो जर्नी थी बच्चों खत्म हो गई थी कब, 1836 के अंदर, जो स्टार्ट हुई थी 1831 के अंदर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात करी थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। डार्विन्स व्यूज के नाम से मैंने वो लेक्चर डाला हुआ है इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो बच्चों लेकिन उसने क्या किया, ही फेल्ट हिमसेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन बच्चों उसका सफर जब हालांकि खत्म होगा लेकिन उसने फिर भी अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखा। उसने अपना वही काम नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया के ऊपर, उसकी थ्योरी के ऊपर काम करना जारी रखा। कब तक बच्चों? इन 1842 तक। बच्चों ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड के दौरान बच्चों 1836 से लेके 1842 तक ही कलेक्टेड द एम्पल ऑफ एविडेंस। बच्चों इन्होंने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए ताकि वो अपनी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को क्या करे बच्चों, सपोर्ट कर पाए। क्या कर पाए? सपोर्ट कर पाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस को इकट्ठा किया। और दूसरा क्या था? ऑरिजिन ऑफ स्पीशी, यानी कि किसी भी स्पीशी के इर्तिका को सपोर्ट करे। यानी कि आपको पता है दो कॉन्सेप्ट थे इवोल्यूशन की दुनिया में, एक था क्रिएशनिस्ट, एक था एवोल्यूशनरिस्ट। क्रिएशनिस्ट कहते थे कि जैसे आज ह्यूमन है ऐसे ही पहले 1000 साल पहले भी थे, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, ये किसी भी इवोल्यूशन की प्रोसेस के तहत नहीं गुजरे। लेकिन अगर जब हम वर्ड ऑरिजिन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों तो उसमें ना आ जाती है इर्तिका। और वर्ड जब क्रिएशन का आता है तो बच्चों उसका मतलब आता है तख्लीक। तख्लीक कोई करता है और जैसा किया था वैसा का वैसा आज इंसान है, ये मानना है बच्चों क्रिएशनिस्ट का। लेकिन इवोल्यूशनरिस्ट का मानना था कि ऑरिजिन हुई है स्पीशीज की और वो स्लोली हुई है, ग्रेजुअली हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके एक कॉम्युलेटिव इफेक्ट हमें आज हमारी सूरत में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड इनिशियल। तो उन्होंने बच्चों क्या की, पूरी पूरी वो नॉलेज तो पढ़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया। अब उसके बाद उन्होंने सारे बच्चे डेटा का क्या किया, एक ब्रीफ सा स्केच बनाना शुरू किया। क्या शुरू किया बच्चों? अभी हम जो बात करें वो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की तरफ पहुंचे बनाने के ऊपर, यानी कि उन्होंने किस क्यों काबिल हो गए कि वो एक थ्योरी ही दे दे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। उसके काबिल हो गए जो बच्चों ने डेटा कलेक्ट किया था। तो उन्होंने जो स्केच बनाने शुरू किए, वो जो डेटा उनके पास था, तो बच्चों जो डेटा था उस वो जो ब्रीफ स्केच था वो आहिस्ता फिर किसके अंदर तब्दील हो गया बच्चे, डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर तब्दील हो गया। तो इस बात को तो आप समझे। जब वो तब्दील हुआ तो उन्होंने क्या बोला उसको बच्चों, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बन गया, यानी कि इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है, यानी कि जो इर्तिका इंसान ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है किस तरीके से चल रहा है, सारा का सारा प्रोसेस उसके अंदर क्या होगा, कायम हो गया। अच्छा बच्चों क्या हुआ उसी दौरान, ये इसकी सेंसिटिविटी भी का भी ख्याल रखा करते थे, उसकी भी देखभाल किया करते थे, क्योंकि जिस वक्त की बात की जाती थी उस वक्त चर्च बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मजहबी लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो जो भी लोग ऐसी क्लेम करते थे तो उनको बहुत सख्त रेजिस्टेंस मिला करता था उस वक्त चर्च की तरफ से। तो वो इस चीज़ का बड़ा ही खास ख्याल रखा करते थे। लेकिन वो अपने कुलीग से और फ्रेंड से इसकी फाइनल तो उसके बारे में डिस्कशन किया करते थे बिफोर पब्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमने इधर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में समझा कि कैसे डार्विन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को सोचने में कामयाब हो, इसके बारे में डेटा इकट्ठा करने में कामयाब हो गए।
तो बच्चे जब उन्होंने डिटेल इकट्ठा कर ली, हाइपोथेसिस बना लिया, तो अब उनका काम था उस थ्योरीज के बारे में एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट बनाना। तो उन्होंने बनाई उनके हिसाब से बच्चों, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, क्या है बच्चों, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, उसका मकसद ये था कि जितने भी हमारे पास लिविंग स्पीशीज हैं, यानी कि ऑल लिविंग स्पीशीज आर डिसेंडेंट, डिसेंडेंट से मुराद कि वो आई हैं कहाँ से, ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज, यानी कि अपनी एंसेस्ट्रल स्पीशीज से। एंसेस्ट्रल स्पीशीज हमारे पास बच्चों क्या है, प्रोटोजोआज है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थे। उनके बाद वो आगे गए, मॉडिफिकेशंस के साथ साथ आगे गए। जब वो आगे उनकी ऑफस्प्रिंग्स आती गई आती गई आती गई, तो बच्चों उनके सामने इन द फॉर्म ऑफ आज हम जो हम बैठे हैं, वो एक कॉम्युलेटिव चेंज। कॉम्युलेटिव चेंज क्या बच्चों, जब हम एक सदी के अंदर जितने भी टोटल चेंजेस एक स्पीशी के अंदर आए हैं, उसको जब हम बच्चों सम अप कर लें, यानी कि प्लस अप प्लस कर लें, और उसको फिर हम टोटल करके देखें कि किस सीक्वेंस का चेंज आया है, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव चेंज। और वो हम है आज कॉम्युलेटिव चेंज, क्यों बच्चों, हम एक डिसेंडेंट एंसेस्टर से अराइज हुए, और हम इतनी साल, मिलियन ऑफ साल के साथ एक प्रोसेस के अंदर चलते रहे, तो आज हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आपके अपने सामने ही बैठे हुए एक्चुअली। तो बच्चों इसी तरीके से इसी थ्योरी को, अब इस बात को वाज़ेह रखते हुए हम इस बात को वापस पढ़ते हैं। कहते हैं ये है कि ऑल लिविंग स्पीशीज आर डिसेंडेंट ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज एंड आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स डे वंस। तो बच्चों ये कहते हैं ये है कि जो स्पीशीज, जो और जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं वो हमारे आई हैं एंसेस्ट्रल स्पीशीज से, जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम प्रेजेंट डे वन से, यानी कि पहले ही दिन से ही डिफरेंट से। जैसे ही एक स्पीशी दूसरे एंसेस्ट्रल स्पीशी से अराइज हुई, पैदा हुई, तो बच्चों जो स्पीशी पैदा हुई वो अपने एंसेस्टर से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पास जेनेटिक डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन है। क्यों चेंज हुई बच्चों? क्यों? क्योंकि कम्युलेटिव चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है, यानी कि जीन्स की जो कंपोजिशन है बच्चों, उसकी इतनी चेंजेस आ गई जिसकी वजह से पॉपुलेशन में तो फिर क्या किया बच्चों, नेचुरल ने हमें सेलेक्ट किया। अच्छा बच्चों, डार्विन ने इसी चीज़ को क्या कंसिडर किया, नेचुरल सिलेक्शन कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन। अभी जो नेचुरल सिलेक्शन बच्चों इन्होंने क्या किया, यही वो प्रोसेस है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। क्या है बच्चों? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है थ्रू विच हेरिटेबल ट्रेड्स, यानी कि ऐसे ट्रेड जो एक एंसेस्टर से उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो। ट्रेड्स किसको बोलते हैं बच्चों? हम ट्रेड्स बोलते हैं जेनेटिक लेवल के ऊपर करेक्टर को। यानी कि मेरा एक ट्रेड है लंबी हाइट, तो बच्चों लंबी हाइट मेरी जीन्स के अंदर दी गई है, जब वो आज एक्सप्रेस हो रही है। अगर मेरी जीन्स के अंदर लंबी हाइट ना होती तो वो एक्सप्रेस भी ना होती। इसी तरीके से मेरी जीन्स में एक और ट्रेड दिया गया होगा कि स्ट्रॉन्ग मसल्स होना, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो क्यों क्यों नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि मैंने डील ही नहीं करना है इस एनवायरनमेंट में जब जहाँ पे ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो भी आपने देखे बॉडी बिल्डर्स, जो उनके ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा हैं बच्चों, उनके पास ज़्यादा बेहतर मसल होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों उन्होंने इस तरीके के एनवायरनमेंट को झेला होता है, जिसकी वजह से उनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से उनका जेनेटिक मेकअप क्या हो गया बच्चों के ऊपर एक चेंज आया। और वो चेंज किसी सूरत में दिख रहा है उसकी ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। और फिर उस ऑफ स्प्रिंग की तादाद ज़्यादा होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी, तो फिर ओवरऑल इफेक्ट क्या दिखेगा हमें कि स्पीशीज़ ही न्यू आ गई है। क्या आ गई है? एक बिल्कुल ही न्यू स्पीशी आ गई, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब एक हेरिटेबल ट्रेड जो कि इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी भी है, उसकी तादाद एक पॉपुलेशन की तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स के पास आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों की एक पूरी की पूरी न्यू स्पीशी अराइज हो जाएगी। ये बात डार्विन ने कही। तो बच्चों ये बात मैंने आपको वैसे बता दी, लेकिन डार्विन के तरीके से भी अभी इसको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अब हम चलते हैं डार्विन ने किस तरीके से इसको ब्रेकआउट किया और आपको आपके सामने इस बात को एक्सप्रेस किया। तो मैं भी आपको डार्विन के ही तरीके से एक्सप्रेस करूँगा इस बात को। तो आप यहाँ तक समझ में आ रहे हो तो आप बने रहिए। इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह 10 मिनट में ख़त्म करते हैं आपके लिए। डार्विन ने क्या कहा, इसको कंसिडर किया नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एक प्रोसेस है किसका बच्चों, इवोल्यूशन का, जिसके तहत क्या होता है, हेरिटेबल ट्रेड्स क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसफर, यानी कि ट्रेड्स क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, यानी कि ट्रांसफर होता है अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो क्या करते हैं, क्या मदद करते हैं बच्चों, मदद करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, उसको रिप्रोड्यूस करने में, एंड बिकम मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन। और बच्चों वो ट्रेड्स कहा जाते हैं बच्चों जब वो पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और जब वो रिप्रोड्यूस होकर सर्वाइव भी कर रहे हैं वही इंडिविजुअल, और फिर वो वापस वो बच्चों इंडिविजुअल क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है बच्चों, उस एक ट्रेड वाले शख्स की या इंडिविजुअल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। जब वो ज़्यादा हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो अलील, वो करेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से एक बिल्कुल नई स्पीशी जनरेट हो जाएगी, अपने एंसेस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये बात डार्विन ने कही। तो बच्चों डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग की 2 पॉइंट्स। बच्चों ये जो 2 पॉइंट्स है इसके ऊपर बेस करती है। अच्छा, जो 2 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट इधर हमारे पास आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है बच्चों, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सही है। और जो हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है वो आता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन। क्या आता है हमारे पास? नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा वाजे आ जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आज जो इस लेक्चर का जो सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन के साथ आना, यानी कि क्या आना,
ऑफ स्प्रिंग का मॉडिफिकेशन के साथ आना, क्या किन से बच्चों, उनके पेरेंट्स से। इस बात को भी अभी हम पढ़ते हैं। बोलते हैं जैसे कि दूसरे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, तो डार्विन का भी मानना ये था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच ग्रुप थ्रू कॉमन एंसेस्टर। यानी कि डार्विन का मानना ये था कि जितने भी आज हमें ऑर्गेनिज्म दिखते हैं उन सबका ताल्लुक कॉमन एंसेस्टर से। तो इसी वजह से बच्चों ने एक एग्जांपल दी थी कि ट्री ऑफ लाइफ की, यानी कि लाइफ एक ट्री है और उस ट्री में से ही क्या हो रही है बच्चों, आज हर एक ऑर्गेनिज्म की ब्रांचेस है। क्या है बच्चों? ब्रांचेस है। उस ब्रांचेस के एंड में एक स्पीशी है। क्या है बच्चों? अच्छा जो बच्चों ब्रांचेस जहाँ से निकल रही हैं, यानी कि जिस जगह से ब्रांचेस टर्न ले रही हैं, उस ब्रांच को उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? ट्विंक्स का नाम दिया। बच्चों जब वो ट्विंक्स आपस में एक मेन लाइन के अंदर ज्वाइन होती है तो बच्चों एक नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे बच्चों एक मेन क्या है आपके पास एंसेस्टर है। तो इधर आपको एक तस्वीर भी दिख रही होगी ट्री ऑफ लाइफ की, तो इधर आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे ब्रांचेस है, और हर एक ब्रांचेस के एंड के अंदर आप एक स्पीशी दिख रही है, एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। और वो कैसे दिख रहा है और ये जो लाइन चल रही है ब्रांचेस के साथ, ये ड्यूरेशन बताती हुई जाती है कि कितनी ड्यूरेशन में कौन सी स्पीशी आ रही है। तो ये जो ट्विंग है ये फिर ज्वाइन होती है और फिर एक कॉमन एंसेस्टर की तरफ इंडिकेट करती है। तो ये आपको बात समझ में आई। तो इसकी कॉमन एंसेस्टर की बात इधर क्लियर हो गई। तो ये कहती हैं कि द एग्जिस्टिंग डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑर्गेनिजम्स आर डिसेंड प्रीवियस सिंपलर फॉर्म, यानी कि जो आज हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं जो कि बहुत डाइवर्स हैं, वो प्रीवियसली आए किन से बच्चों? सिंपलर फॉर्म से, यानी कि बहुत सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आए हैं। एंड ग्रेजुअली अडाप्ट, तो बच्चों ने अपने आप को क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट किया, ढाला है अपने आप को टू चेंजिंग कंडीशन। जो उनके इन्वायरमेंट में क्या हो रही है बच्चों, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आई उनके हिसाब से उन्होंने उन कंडीशन में अपने आप को क्या किया? ढाला, और फिर वो सर्वाइव कर गए। जब वो सर्वाइव कर गए तो फिर उन्होंने वापस रिप्रोड्यूस किया। अब जो उनके ऑफ स्प्रिंग आई बच्चों, तो उनके नतीजे में क्या हुआ कि उन ऑफ स्प्रिंग के पास वही करेक्टर पहले से हैं। तो इसके नतीजे में क्या हो गया? एक स्पीशी के पास एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी अब ऑफ स्प्रिंग आ रही है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को देख के जो भी आएगी तो मॉडिफिकेशन के साथ आएगी फ्रॉम एंसेस्टर। तो इसलिए इनकी थ्योरी का नाम क्या था बच्चों? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। अच्छा बोलता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ ट्रंक, यानी कि एक आपकी ट्रंक है जिसमें से क्या हो रही है? एक नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल रही है और टर्मिनेटिंग हो रही है एक एग्जिस्टिंग स्पीशी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको इधर अभी दिखाया था ट्री ऑफ लाइफ, जिसमें से आपको देख रहे हैं कि एक ब्रांच निकल रही है, उस ब्रांच एंड में एक स्पीशी का नाम आ रहा है जो आज अवेलेबल है। द पॉइंट ऑफ ज्वाइन जंक्शन, यानी कि एक पॉइंट जहाँ से एक जंक्शन है, यानी कि जहाँ से बहुत सारी क्या निकल रही हैं? ट्रंक्स निकल रही हैं। इस सिम्बॉलिकली, यानी कि सिम्बॉलिकली पर्चे के अंदर अगर हम देखें वो रिप्रेजेंट करती है कॉमन एंसेस्टर को। यानी कि अगर हम इन सारी की सारी ब्रांचेस को एक किस में जंक्शन में ज्वाइन करके एक लाइन लेकर आए तो हमें पता ही चलता है कि जितनी भी ब्रांचेस एक कॉमन एंसेस्टर से जाके मिलती हैं, जिसने कि जो कि ग्रेजुअली, और वो क्या हुआ था बच्चों? ग्रेजुअली गोइंग डाउन टुवर्ड्स द मेन ट्रंक। और जो फिर वो जो मेन ब्रांच जो आपकी, जब हम उनको ज्वाइन कर देंगे सारी की सारी ब्रांच को, तो बच्चों एक मेन ट्रंक में जाएगी और जो किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? एक कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात डिसेंट विद मॉडिफिकेशन आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं दूसरे की पॉइंट की तरफ। बच्चों ये की पॉइंट थोड़ा बड़ा होने वाला है। इसके अंदर बताएंगे डार्विन कि किस तरीके से पूरा पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है और किस तरीके से न्यू स्पीशीज आ रही हैं। सही ये बात, तो इस बात को समझना है और समझने के लिए लाइक करो। डार्विन ने कहा कि द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ऑपरेट्स टू सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऐसे ऑपरेट करता है। क्यों ऑपरेट करता है? ताकि वो एक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करे विथ बेटर एडजस्टमेंट विथ इन्वायरमेंट, कैसे एडजस्ट करे? ताकि वो इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए, इस तरीके से सिलेक्ट करे। बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, अगर हम क्या करें, अगर द सच ऑर्गेनिजम्स हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे मौके हैं फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस देन इन्फीरियर वंस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बाद बहुत सारे अच्छे क्या हैं, अब वो मौके हैं सर्वाइव करने के, रिप्रोड्यूस करने के बाकी दूसरों से। अगर वो चारों के चारों स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? नेचर के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। जब वो नेचर में सिलेक्ट हो जाएंगे तो बच्चों कहाँ चले जाएंगे? इवोल्यूशन में कामयाब हो जाएंगे। जब वो इवोल्यूशन में कामयाब होंगे तो बच्चों उनकी जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स होंगी, हो सकता है कि उन्हीं की जो ऑफ स्प्रिंग हो क्या हो? नई स्पीशी हो। समझ रहे बच्चे? जैसे कि ट्री ऑफ लाइफ में आपने देखा किस तरीके से न्यू न्यू स्पीशी अराइज हो रही है सिंपलर फॉर्म से। तो बच्चों इसी तरीके से सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, यानी कि सबसे पहला स्टेज आता है, वो आता है आवर प्रोडक्शन। यानी कि कहते हैं कि ईच स्पीशीज हैज अ पावर टू प्रोड्यूस इंक्रीज इन नंबर, यानी कि हर एक स्पीशीज के पास क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए लातातार तरीके से प्रोड्यूस होना, ड्यू टू लिमिटेड लाइफ स्पेन, यानी कि क्योंकि उनके हर एक स्पीशी के पास, जानवरों की हम बात करते हैं, उनके पास एक लिमिटेड लाइफ स्पेन होता है। क्या होता है? लिमिटेड लाइफ स्पेन। तो बच्चे वो चाहता, उसको चाहिए ही कि वो लिमिटेड लाइफ स्पेन के अंदर क्या करे, और लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्स के अंदर, यानी कि और लिमिटेड लाइफ स्पेन के अंदर क्या कर ले? बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर ले। ईच स्पीशी बच्चे क्या करती है? ट्राई करती है टू अवर प्रोड्यूस इट्स नंबर ऑफ स्प्रिंग, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव। क्यों क्यों करती है बच्चों? क्योंकि सारी की सारी जितनी भी ऑफ स्प्रिंग है बच्चों वो सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर मैं कहूँ हमारे पास मुर्गी ने 6 अंडे दी, अब 6 अंडे में से, अब मैं कहूँ कि 6 अंडे में से 6 के 6 बच्चे क्या हो गए, निकले।
जब 6 के 6 बच्चों ने हैच किया एक को, जब हैच करने के बाद 6 बच्चे निकले, मैं बोलता हूँ तो 3 तो उसी वक्त ही मर जाएंगे। अब मैं कहता हूँ मुर्गी अगले दफ़ा अंडे कब देगी? भाई जाहिर सी बात है 3 6 7 महीने लग जाएंगे। जब 6 7 महीने में बाद उसको अंडे देने का वक्त आएगा, तो अब हो सकता है उसके 2 बच्चे ही मर जाएं, हो सकता है कोई बीमारी आ जाए उन्हें। तो इस वजह से जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लाइफ स्टैंड से पहले पहले चाहते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन कर लें, इतनी रिप्रोडक्शन कर लें, ताकि हमारी जो स्पीशी वो सर्वाइव रहे अगली रिप्रोडक्शन के वक्त पे आने के बाद। इसलिए इधर कहता है कि बिकॉज नॉट ऑल स्प्रिंग सर्वाइव बिफोर रीचिंग टू सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि वापस सेक्सुअल मेच्योरिटी में पहुंचने से पहले क्या होता है बच्चों, सारी की सारी ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं करती। इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी फिशेस होती हैं जो ओवर रिप्रोडक्शन करती है, क्योंकि फिशेस का भी एक नॉर्मल टाइम होता है, इसी तरीके से काउस का भी एक नॉर्मल टाइम होता है, इसी तरीके से गॉड का भी एक नॉर्मल टाइम होता है। इसी दौरान में वो क्या होती है बच्चों, सेक्सुअल मेच्योरिटी पे पहुंचते हो फिर जाके ओवर रिप्रोड्यूस कर, इसलिए वो ओवर रिप्रोड्यूस करती है ताकि उनकी जो जनरेशन है वो कायम रहे, उनकी जो करेक्टर है, उनकी जो ट्रेड्स हो हमेशा कायम रहे। इस वजह से बच्चों, अब क्या हो बच्चों, फिर इनकी इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट आता है, इसी की प्रिंसिपल के पॉइंट के अंदर जो स्टेजेस में से आता है वो आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा क्या, अब बच्चों ओवर रिप्रोडक्शन होगी, जब ओवर रिप्रोडक्शन होगी तो बच्चों क्या होगी, स्ट्रगल होगी बचने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए अब स्ट्रगल करी जाएगी, यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर आपको रहना है तो आपको स्ट्रगल करनी है। कैसे स्ट्रगल करनी है, आप पता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़, यानी कि इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीशीज़ के, हैव टू स्ट्रगल फॉर द अवेलेबल रिसोर्स। उनको ज़रूरी है कि वो स्ट्रगल करें जो सोर्स उनके पास हैं, एंड बेटर लिविंग कंडीशन, यानी कि और अच्छी लिविंग कंडीशंस के लिए प्रेडेटर शिकार करें, पैरासाइट से बचें, डिजीज से बचें, इन सब के लिए उनको क्या करना है बच्चों, स्ट्रगल करना है एग्जिस्टेंस के लिए। थस तो इसलिए बच्चों क्या होता है कि सारी की सारी स्पीशीज़ क्या नहीं करती, सर्वाइव नहीं करती हैं थ्रो सच स्ट्रगल्स, यानी कि इन स्ट्रगल्स से बच सर्वाइव नहीं कर पाते ऐसे इंडिविजुअल। तो क्या होता है, अ नंबर ऑफ देम्स वेनिश, तो इनमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म उसमें स्पीशीज होती हैं वो क्या होती है, वेनिश हो जाती, तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती। तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, जब नंबर ऑफ स्पीशीज चली गई तो नंबर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चले गई, जब नंबर ऑफ ऐसी इन्फॉर्मेशन चली गई जो कि ज़रूरी थी उस पॉपुलेशन के लोगों के लिए, उस स्पीशी के लोगों के लिए, जो आने वाली जनरेशन बेहतर कर सकती थी उनकी, लेकिन क्या हो गया बच्चों, उनमें से वो करेक्टर और वो लोग मारे गए जिनके पास अच्छी क्या थी, जेनेटिक मेकअप था। अब वो मारे गए, क्यों मारे गए, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं की। अगर आपको दुनिया में रहना है तो स्ट्रगल करना है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। यही बात दुनिया की भी, इंसान की भी, सोशल लाइफ की भी है। और ये बात डार्विन कह रहा है एक इवोल्यूशन के प्रोसेस को बताने के लिए भी। तो जब बच्चों मर गए तो क्या होगा, इनफैक्ट नॉट ऑल सर्वाइवर्स वुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि बोलते हैं कि सारे के सारे जो सर्वाइवर्स जो बच जाएंगे वो भी इस काबिल होंगे कि रिप्रोड्यूस कर लें, क्या कर लें। अब क्योंकि बच्चों देखिए, खाना मिल गया, डाइट मिल गया, शेल्टर मिल गया, सेक्स मिल गया, बहुत सारे लोगों को सेक्स में भी कॉम्पिटिशन होता है, अब उस पर नहीं बच पाए। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें डार्विन ने अपने क्या रखी, अपने दिमाग में रखी। अब जिस बंदे ने क्या हो गया बच्चों, किसी न किसी हादसे के तहत मर गया, तो क्या हो गया बच्चों, अब सर्वाइव तो कर लिया था उसने, लेकिन हादसा हो गया। हादसे के अंदर वो क्या हो गया बच्चों, अब उसकी रिप्रोडक्शन होगी नहीं। अब जो ट्रेड उसकी जेनेटिक्स में थे वो तो किसी काम के नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफर तो हो ही नहीं पाया, ऑफिस में तो आ नहीं पाया। जब वो ऑफिस में नहीं आए तो किस काम के। तो इसलिए बच्चों उन्होंने क्या कहा, डू ऑल दे डू हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। तो उनको ये भी चाहिए कि वो अपनी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज से भी क्या करें बच्चों, स्ट्रगल करें, और सेम स्पीशीज से भी स्ट्रगल करें, यानी कि सेम स्पीशीज के दौरान इस स्ट्रगल को कहते हैं बच्चों हम इंट्रा स्पेसिफिक। और अदर स्पीशीज से स्ट्रगल कॉम्पिटिशन करना, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, उसको कहते हैं बच्चों इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। मीनवाइल ऑल देम हैव फेस्ड द नेचुरल कैटास्ट्रोफ। अगर उनमें से नहीं किया तो बच्चों सबको एक कुदरती तबाही का शिकार करना है, एंड दिस इज एनवायरमेंटल स्ट्रगल, और एक एनवायरमेंटल स्ट्रगल है। तो बच्चों ये था एक दूसरा स्टेज, अगर आपको नेचुरल के अंदर सिलेक्ट होना है और आगे निकलना है, सर्वाइव होना है। तो इसी तरीके से बच्चों तीसरा जो स्टेज आता है वो आता है जेनेटिक वेरिएशन। अब बच्चों आपने ओवर रिप्रोडक्शन कर ली, आपने एग्जिस्टेंस कर ली, स्ट्रगल कर ली एग्जिस्टेंस के लिए, तो अब बच्चों अब आपके पास आनी है जेनेटिक वेरिएशन। तो क्या होता है बच्चों, द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन डाइफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। क्यों होते हैं बच्चों डाइफर, क्योंकि इंश्योर्स करते हैं देयर सर्वाइवल एंड चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए होती है कि बच्चों के पास, क्योंकि वो सर्वाइव कर चुके हैं, उनके पास चांस होता है रिप्रोडक्शन करने का। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि अगर एक पॉपुलेशन एक इलाके में रह रही है, मैं कहता हूँ कि एक छोटे से इलाके में अगर एक पॉपुलेशन रह रही है, सही है। अब क्या होता है, इस इलाके के अंदर बच्चों में एक बीमारी छोटे से इलाके के अंदर अगर हम बीमारी को छोड़ते हैं बच्चों, उस वबा को छोड़ते हैं जो पैंडेमिक है, छोटे से इलाके में अगर हम कोई इन्फेक्शन को छोड़ देते हैं और वो पूरा का पूरा जो इलाका है उसके लोग क्या हो जाए बच्चों, शिकार हो जाए, डिजीज़ के जद में आ जाए, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों, एपिडेमिक कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं बच्चों, सॉरी एपिडेमिक नहीं कहते इसको, हाँ एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या कहते हैं बच्चों, वबा को कहते हैं। जैसे अब आज के दौर में हमारे पास कोरोना वायरस आया था, अगर बच्चों हम इस इलाके के अंदर कोरोना वायरस छोड़ते सारी की सारी वो आबादी क्या हो जाएगी बच्चों, स्वेप आउट हो जाएगी, यानी कि पूरी पूरी आबादी तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल आती है। तो इसके बरक से बताते हैं कि इस तरीके से भी आपकी आपकी पूरी पूरी पॉपुलेशन तबाह हो सकती है किसी भी एपिडेमिक के आने से वजह से। तो कहते क्या कि द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज आर टर्म्ड एज वेरिएशन। तो आप इधर वेरिएशन का मकसद समझते हैं, जो डिफरेंस होता है इंडिविजुअल्स का, यानी कि लोगों का एक स्पीशी के अंदर, वो होता है, उसको हम कहते हैं क्या है, वेरिएशन।
जो इंश्योर करती है द चांस ऑफ सर्वाइवल, जो इंश्योर क्या करती है, चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन का, एंड अल्टीमेटली लॉन्गर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशी, और बताती है कि ये भी जो स्पीशी है क्या रहेगी, लंबे वक्त तक एग्जिस्ट करेगी दुनिया में या अर्थ पे। तो बोलती है द करेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली टर्म्ड एज ट्रेड, जो करेक्टर्स होते हैं उनको हम जेनेटिक लेवल के ऊपर क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड्स कहते हैं। द ट्रेड्स मेकिंग द बेटर चांस, और जो ट्रेड्स होते हैं बच्चों क्या बताते हैं, बेटर चांस बनाते हैं फॉर द सर्वाइवल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एडाप्टिव ट्रेड। यानी कि समझ में आ गई बात, मैंने क्या कहा था, एनवायरमेंटल इफेक्ट डायरेक्टली टेक यूर जेनेटिक मेकअप, एंड देन जेनेटिक मेकअप इज एक्चुअली क्रिएट अ एडाप्टिव ट्रेड, एंड दैट एडाप्टिव ट्रेड शो इन योर बॉडी। जेनेटिक वेरिएशन के बारे में समझा कि किस तरीके से जरूरी है जेनेटिक वेरिएशन होना। जब तक जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, आपने बच भी चुके, आपने ओवर रिप्रोडक्शन भी कर लिया, आपने स्ट्रगल भी कर लिया, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन नहीं आई। अब जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी तो बच्चों अब आने वाली जो जनरेशन होगी वो मारी जाएगी आपकी। आपने सक्सेसफुल तरीके से चांस भी मिल गया आपको रिप्रोडक्शन का, लेकिन बच्चों आने वाली जो जनरेशन है वो भी किसी न किसी तरीके से आपकी इन्हीं मसलों में आ सकती है, डार्विन के बताए हुए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास जेनेटिक वेरिएशन भी आ गई तो बच्चों अब आपको क्या करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बच्चों अब रेस लगेगी किसकी, उनकी, उनमें से जो आप में सबसे ज्यादा फिटेस्ट होंगे। अब बच्चों क्या होता है, द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज हैविंग द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड, यानी कि अब बहुत सारी स्पीशीज के पास क्या बच्चों फेवरेबल ट्रेड्स है, वुड हैव ग्रेटर चांस, इनके पास क्या है, ग्रेटर चांस है किसका, सर्वाइव होने का एंड रिप्रोडक्शन का, दूसरों से, सही है, देन अदर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अगर हम बच्चों इसी बात को हम जेनेटिक के सेंस में समझे, इट कैन बी सेड दैट द ऑर्गेनिज्म विद बेटर सेट ऑफ जीन्स वुड हैव द ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। समझ गए आप बात बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या मानते हैं बच्चों, फिटेस्ट मानते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ऐसी जीन्स होती हैं जो उनको ग्रेट चांस दें सर्वाइव करने का एक एनवायरनमेंट में, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बच्चों क्या कहते हैं, फिटेस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के हिसाब से बच्चों, दे वुड हैव बेटर चांस, तो उनके पास ज़्यादा बेटर चांस होता है जो क्या करें, इन्हीं ट्रेड्स को पास कर दे अपनी जीन्स को, किसके अंदर बच्चों, अपनी ऑफ स्प्रिंग के अंदर। सो द होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, इस पूरी पूरे प्रोसेस को क्या कहा बच्चों, इन चारों स्टेज को और ऊपर वाले डिसेंडेंट ऑफ मॉडिफिकेशन को मिला के क्या कहा गया, नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। सही है, द विच प्रोवाइड्स अ पॉसिबिलिटी टू फॉर फिटेस्ट वन टू बी सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, जो हमें प्रोवाइड क्या करता है कि फिटेस्ट वन ही सिलेक्ट हो और उसको ही चांस मिले किस चीज़ का, रिप्रोड्यूस करने का। इन अ सेंस, और एक दूसरे सेंस के लिए बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन इंक्रीजेस द चांस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या इंक्रीज करता है बच्चों, चांस इंक्रीज कर देता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कोई भी ट्रेड का ट्रांसफर होना। अब बच्चों कोई ट्रेड है तो उस ट्रेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, अलील होगा, उसको हम अलील भी कह सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही है, इस वजह से हमने ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स इज कॉल्ड बच्चों अलील्स। तो बच्चों द चांस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बेटर अलील्स व्हाइल डिक्रीजिंग द लेस वेरिएबल अलील्स, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इन अलील का ट्रांसफर होता है जो डिक्रीज कर देती है लेस वेरिएबल अलील, यानी कि ऐसी अलील जो कि उसको इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्पिटिशन से, सर्वाइवल से, फिटेस्ट होने से रोक रही है, तो वो एक आपके पास एक ऐसी जेनेटिक के अंदर ऐसी ऐसी अलील आ गई जो इस अलील को कम कर देगी, जो आपको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के अंदर एक स्पीशी के अंदर। तो बच्चों क्या हुआ, इन द व्यू ऑफ डार्विन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज अ वे ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो डार्विन के नजरिए में था, ये था कि जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वही एक लौता प्रोसेस है जिससे न्यू स्पीशीज क्या होती है, इर्तिका होता है, यानी कि पूरी की पूरी नई स्पीशीज क्या हो जाती है बच्चों, निकलती है। क्योंकि आपने ट्री ऑफ लाइफ के अंदर भी देखा कि एक बिल्कुल कॉमन से, जिससे हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि इससे कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अराइज हो सकता है। तो इसने कहा क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें चेंज के अंदर चलती रही, उसके बाद में मैं कॉम्यूलेटिव चेंज हमें दिखा, जिसको डार्विन ने कहा कि सीरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर प्रोसेस के तहत ट्रांसफर होती गई जीन्स, और जिसकी वजह से आज हमें कुछ टफ फॉर्म की क्या दिख रही है, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म की लाइफ दिख रही है। अच्छा, तो न्यू स्पीशीज क्या होंगी बच्चों, ऑरिजिनेट हो जाएंगे थ्रू आ वेरी स्लो, जो हालांकि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा बट ग्रेजुअल प्रोसेस एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस, लेकिन जो प्रोसेस होता है इसमें जो चेंजेस होते हैं ग्रेजुअली क्या होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है और ये होती रहती है, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलती है बच्चों, न्यू स्पीशीज मिलती है। और उस पूरी पूरी बात को टर्म किया गया था स्पीशीज। तो सबसे पहले आप इसी पूरी पूरी बात को बच्चों हम रिवाइंड करते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, लेआउट बन जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो। हमने सबसे पहले समझा कि डार्विन ने किस तरीके से पूरी पूरी थ्योरी के स्केच बना के एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के पास पहुंचे। उसके बाद हमने समझा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के अकॉर्डिंग है क्या। फिर डार्विन ने बच्चों पूरी पूरी थ्योरी को दो पॉइंट्स में, की पॉइंट्स के अंदर तोड़ा, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हमने बच्चों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को समझा कि जितनी भी स्पीशीज है बच्चों वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई है, यानी कि एक सिंपलर फॉर्म से आई, और जो कि आज हमें जो दिखती है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आके कन्वर्ट हुई। क्यों कन्वर्ट हुई बच्चों, ड्यू टू मॉडिफिकेशन। फिर बच्चों हमने दूसरे की पॉइंट को पढ़ा जिसमें हमारे पास चार स्टेजेस है। उस पॉइंट का नाम बच्चों था हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। इसके अंदर हमने नेचुरल सिलेक्शन की, जैसे कि बच्चों हमें अगर कोई किसी को नेचुरली सिलेक्ट होना है और अडाप्ट करना है अपनी स्पीशी को, न्यू स्पीशीज का अराइज होना है, तो बच्चों उनको ये चार स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे दूसरे पॉइंट के, जैसे जिसमें सारे फेज आता है हमारे पास ओवर प्रोडक्शन,
इसी तरीके से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसी तरीके से बच्चों जेनेटिक वेरिएशन होना, उसके बाद जब आपका जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है तो फिर बच्चों आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। जब आप में से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो जाता है, यानी कि वो बंदा बच जाता है, वो इंडिविजुअल बच जाता है जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट था, तो बच्चों अब क्या होगा, अब एक न्यू स्पीशीज़ आएगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी एलील्स कम हो चुकी है जो उसको हार्म पहुंचा रही थी, जो उसको सर्वाइव नहीं होने दे रही थी एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि उसके लिए हार्म था, क्या वो कम हो चुकी है और उसकी जेनेटिक मेकअप भी बन चुका है, उसकी बॉडी में मेकअप बन चुका था, वो पूरी पूरी स्पीशी क्या हो गई, सर्वाइव हो गई है। अब जब वो सर्वाइव हो चुकी तो अब वो एक पूरी पूरी न्यू स्पीशी बनी, जिसको क्या नाम दिया था बच्चों, स्पीशीएशन कहा था। मेरे से गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसके लिए माजरत है, लेकिन हमने पूरी पूरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को समझा। अगर आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया, मैंने आपकी पूरी मेहनत करी ताकि मैं आपको पूरा पूरा मैसेज जो आपकी कंटेंट है पैसेज का, वो मैं आपको कन्वे कर सकूँ। अगर अच्छा लगा तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए बहुत जल्द इसी चैप्टर के लिए और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। तो आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।